नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो वही हमारे जिस तरह से रिवीजन कार्य चल रहा था, जैसा कि आपको पता है कि हमने शब्द रूप किए, धातु रूप किए, प्रत्यय किए, वर्ण किए, संधि की, और उसके पश्चात अब हमारे पास में एक आता है समास प्रकरण। और समास भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रकरण है। और इसीलिए यदि हमने पहले ही शब्द रूप और धातु रूप कर लिए तो इसको हल करने में हमको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अतः हम स्टार्ट करते हैं समास प्रकरण। और समास प्रकरण स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए, चलिए समास प्रकरण। समास का समसनम समासनम अर्थात समसनम समासनम अर्थात बहुत से पदों को एक साथ मिलाकर एक पद बना देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अर्थात बहुत से पदों को एक साथ मिलाकर के पद बना देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और इसी तरह से सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में ध प्रत्यय लगा करके समास का अर्थ संक्षेप करना होता है। जब ये दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार मिलाया जाता है कि उसमें आकार में तो कमी आ जाए परंतु अर्थ वही रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आकार में तो परिवर्तन आ जाए लेकिन क्या रहता है? अर्थ वही रहता है, वही क्या होता है? समास होता है। इसे अन्य प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब परस्पर संबद्ध अर्थ वाले समर्थ दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर के जब एक पद बनाया जाता है तो इसी वृत्ति को समास वृत्ति भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा बने हुए पदों को समस्त पद भी कहा जाता है। समस्त पद बनाने की विधि समस्त पद बनाने पर शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाली बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है तथा केवल अंतिम पद में ही प्रकरण के अनुसार विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राज पुरुष है तो राज क्या है? षष्ठी विभक्ति है अपने पास में, राज्ञ, या फिर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। लेकिन जब हम इसको समस्त पद बनाएंगे तो क्या बना देंगे? राज पुरुष है। इस प्रकार से ही यहाँ पर समस्त पद राजपुरुष में राज्ञ की विभक्ति का लोप करके केवल राज के नए शब्द का प्रयोग हुआ है। और इसी प्रकार राम च लक्ष्मण च में प्रथमा विभक्ति हटा करके समस्त पद राम लक्ष्मणों द्विवचन शब्द बना दिया है। जब समस्त पद के सभी पदों को पुनः पृथक करके विभक्ति आदि पूर्वतः लगा दिया जाए तो उसे विग्रह कहा जाता है। जैसे राजपुरुष का हो जाएगा राज्ञ पुरुष है, राम लक्ष्मण का हो जाएगा राम च लक्ष्मण च। तो देखिए, साधारण शब्दों में मैं आपको समझाती हूँ कि जो समास हम किसे कहते हैं? किसी शब्द का छोटे से छोटा रूप तो होता है समास, और जब उसको हम खोल करके लिख देते हैं, अर्थात ये कह दिया जाए कि इस बालक का नाम मोहन है ना, तो ये तो क्या हो गया? विग्रह किया हुआ शब्द हो गया। या ये कह दे कि यह मोहन है, तो ये क्या हो गया? इसका समस्त पद हो गया। ठीक इसी प्रकार से जैसे मान लो इन्होंने दिया राज्ञ पुरुष है तो राजा का पुरुष, और हमने लिख दिया राजपुरुष, तो वो भी सेम ही बात है। अर्थात बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा करना ही क्या होता है? समास होता है। जैसा कि इसमें परिभाषा लिखी हुई है, सम सनम समासनम। चलो अब हम आगे चलते हैं। देखिए समास के भेद। द्वंद्वो अस्मिन् द्वे गुरापि च ग्रहे च सतत व्ययी भाव है तत्पुरुष कर्मधार्ये ये ना है श्याह बहु ब्रीहि। अर्थात द्वंद्व और दिगु इन दोनों के साथ में अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधार्य और बहुव्रीहि इन सब के साथ में प्रमुख समास के भेद हैं। समास के भेद देखो, निम्न प्रमुख भेद हैं, जैसे केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधार्य समास। तत्पुरुष के ही दो पार्ट इन्होंने कर दिए, कर्मधार्य और दिगु। ऐसे ही बहुव्रीहि समास के अंतर्गत इन्होंने बताया है कि बहुव्रीहि समास और एक है अपने द्वंद्व समास विशेष। तत्पुरुष समास के अनेक उपभेद होते हैं, जैसे विभक्ति तत्पुरुष, ऐलुक तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, गति तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, नय तत्पुरुष
और कर्मधारय तथा दिगु, कर्मधारय तथा दिगु दोनों होते हैं। देखो विभक्ति तत्पुरुष, आलुक तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, गति तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष, नय तत्पुरुष। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जो हमारी विभक्तियाँ होती है उन्हीं के अनुसार हम तत्पुरुष को नाम दे देते हैं। अब ये देखिए आगे, नाम के उपपदों को कभी कभी प्रमुख भेदों में गिन लिया जाता है। ये देखो इस प्रकार समास से समास के 6 भेद होते हैं। उपर्युक्त 4 भेदों के अतिरिक्त एक भेद केवलाभाव भी माना जाता है, जो विशेष नाम से रहित है और इसमें प्राय विभक्ति का लोप नहीं होता है, जैसे जिमु तस्य यू। तो अब देखो एजेटिव कर दिया ना इन्होंने, ई जब इसमें से ए आया, इसमें से ई आया और ए और ई मिलकर के ए हुआ था हमारे पास में गुण संधि के अंतर्गत, तो क्या बन गया ये जिमु तस्येव है। ऐसे ही वागर्थो यू, तो क्या बनेगा वागार्था व्यू। ऐसे ही पूर्वभूत है तो भूत पूर्व इत्यादि। तो ये किसके केवलाभाव समास के उदाहरण हैं। समस्त पद बनाने के नियम, संज्ञा के अंतिम दीर्घ स्वर को ह्रस्व हो जाता है कब, गोपह तस्मिन। अब देखो अब ये क्या करे, संज्ञा के अंतिम दीर्घ स्वर को ह्रस्व आदेश हो जाता है, जैसे गोपह तस्मिन। तो गोपह क्या है, दीर्घ स्वर है यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा ये अधिगोपम। क्या बन जाएगा अधिगोपम। ऐसी वध्वा समीपम, तो समीप का अर्थ क्या होता है उप, समीप का संस्कृत में अर्थ क्या होता है उप। अब क्या बन जाएगा उपवधु, मतलब वधु के समीप। ऐसे ही नकारांत में न का लोप हो जाता है, जैसे राज्ञ समीपम तो उपराजम। ठीक है, तो जो यहाँ पर न था उसका क्या हो गया लोप हो गया। ऐसे नदी, पौर्णमासी, अग्रहाणी तथा गिरी शब्दों के अंतिम स्वर का विकल्प से ए आदेश हो जाता है, जैसे नद्धा प्लस समीपम, नद्धा समीपम। तो क्या हो जाएगा समीप मतलब पास में है, तो क्या हो जाएगा उपनदी या उपनदम। ऐसे ही पौर्णमास्य समीपम। तो अब यहाँ पे हमको केवल समीप का अर्थ याद करना है। अगर हमको समीप का अर्थ पता है कि समीप का अर्थ क्या होता है उप, अब उप अगर मान लो हमारे पास में विग्रह किया हुआ शब्द आ जाता है और समीप आ गया, तो हमको बिल्कुल आंख बंद करके और हमको एक समास रखना है, वो है अपना अव्ययी भाव समास, क्योंकि ये अव्यय है। उप क्या है, एक अव्यय है। ठीक है, उपसर्ग है। ठीक है ना। आप जैसे पौर्णमास्य समीपम, तो उप पौर्णमासी, उप पौर्णमासी। तो ये उप समीप क्या है उप हो गया, और पौर्णमासी ऐसी उप पौर्णमासम। ऐसी अग्रहण्याम समीपम, उपाग्रहण्यानी या उपाग्रहण्यम। ऐसी गिरे समीपम, उपगिरी या उपगिरम। कुछ हलंत शब्दों के अंतिम व्यंजन में विकल्प से ए जोड़ दिया जाता है। जो कुछ हलंत शब्द होते हैं ना, उसके अंतिम व्यंजन में विकल्प से क्या जोड़ दिया जाता है ए जोड़ दिया। जैसे समीध है समीपम, जैसे उप समीत है या उप समीधम। ठीक है, ऐसे ही चर्मण है समीपम, उप चर्म है या उप चर्मम। कुछ हलंत शब्दों के अंतिम व्यंजन में नित्य रूप से ए जोड़ दिया जाता है, जैसे शरद समीपम, शरद समीपम। और क्या है उप शरदम। ऐसी अक्षण योग्यम, तो क्या बन जाएगा अक्षण योग्यम। तो क्या बन जाएगा, योग्य का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, योग्यता का अर्थ यहाँ पर स से लिया गया है, तो क्या बन गया ए मक्षणम इत्यादि या मक्षणम इत्यादि, अर्थात स मक्षणम अर्थात देखने योग्य। और इसी तरह से हम आगे चलते हैं। पहला जो हमारा समास है वो देखिए कौन सा है, केवल समास। अब हमको कुछ भी नहीं रखना याद, इनमें केवल और केवल इनकी क्या रखनी है परिभाषाएं याद रखने की। इनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो सह सुपा, सुप सुपा सहवा समश्यते, अर्थात सुप सुपा सहवा समिष्यते विशेष संज्ञा निर्विमुक्तम केवला समास है। अर्थात यह ऐसा समास है जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित नहीं किया जा सकता है, जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित नहीं किया जाता है, अतः इसे केवल समास कहते हैं। अर्थात इसका कोई विशेष नाम नहीं होता। जैसे भूतपूर्व, तो ये क्या हो गया पूर्वभूत। वागर्थ व्यू, वागर्थ इयु। उत्तम कर्ण है, उत्तम ऋणे। और प्रकृति क्रम, प्रकृत्या वक्र है। अभूतपूर्व, पूर्वम अभूत है। नैकधा, अब न हो गया और एक धा। ठीक है। अदृष्टम पूर्वम, पूर्वम
अदृष्ट है। अब ऐसे ही देखो सबसे अब ये केवलाभाव समास को तो रट लेना कि इसमें क्या होता है, यह एक ऐसा समास है जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित नहीं किया जाता है। अब ये देखिए आगे, अव्ययी भाव समास, अव्ययी अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव द्वितीय। अब देखो इसमें पूर्व पद की प्रधानता होगी, है ना, इसमें किसकी प्रधानता होगी, पूर्व पद की प्रधानता होगी, और जो पहला पद है वह क्या होगा, अव्ययी होगा। देखो विभक्ति आर्थेषु वर्तमान अव्यय सुबंतने सह नित्यम समस्यते सो अव्ययी भाव, अर्थात विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि अर्थों में स्थित अव्यय का सुबंत के साथ नित्य समास होता है। इस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है। दोनों पदों में पूर्व पद प्राय अव्यय होता है और उत्तर पद संज्ञा होता है। पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, और उत्तर पद क्या होता है, संज्ञा होता है। समस्त पद भी अव्यय बन जाता है तथा यह नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। ऐसे ही अव्ययी भाव समास में प्रयुक्त अव्ययों का निम्नलिखित अर्थों में समास होता है। अब देखो इसकी क्या परिभाषा है, सीधे सीधे ये ध्यान रखना है हमको कि इसमें पूर्व पहले पद की प्रधानता होती है और पहला पद ही क्या होता है, अव्यय होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब अव्यय में कौन कौन से अव्यय होंगे वो अपन को इन्होंने बताया है। देखो विभक्ति के अर्थ में, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है या अधि अव्यय का प्रयोग किया जाता है, ये अपन को ध्यान रखना है। जैसे अधि किसके अर्थ में आएगा, सप्तमी के अर्थ में। अब इसको रट लो, जहाँ अधि आ जाती है तो विग्रह करते समय साथ वाले शब्द को हमको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण है हरो इति, तो क्या बन जाएगा, अधि हरि। तो इसमें हरि में क्या है, हरि में हमने क्या लगा दी, सप्तमी विभक्ति बना दिया, हरो इति बना दिया। ऐसे ही आत्मनि इति, तो क्या बन जाएगा, आध्यात्म। तो आत्मा में क्या लग गई, सप्तमी विभक्ति लग गई। ऐसे ही वैकुंठे इति, अधि वैकुंठम, है ना। अब वैकुंठ में ऐसे ही अधिगंगाम, तो गंगायम अधि इति। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे। मान लो अपने पास में ये वाले शब्द आ जाते हैं, इन्हीं में से कोई भी एक शब्द आ जाता है, तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, हरि से, अधि से करेंगे। अब चूंकि हमको पता है कि पहला पद क्या होता है, इसमें अव्यय होता है, पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, ये हमको सबको पता है, ठीक है। अब हम देखिए कैसे पहचान करेंगे इसकी। जैसे मान लो अपने पास में अधि हरि आ गया, तो अधि एक अव्यय है और यह केवल अव्ययी भाव समास में होता है, अतः हम इसको पहचान जाएंगे। और विभक्ति इसका विग्रह करते समय हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए इसका विग्रह कर देंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए समीप, समीप का अर्थ क्या होता है, उप। समीप का अर्थ क्या होता है, उप। उप अव्यय का प्रयोग होता है, उदाहरणतः गंगया समीपम उप गंगाम, गंगा के समीप। यमुनया समीपम उप यमुनायाम, यमुना के समीप। गुरो समीपम उप गुरु, गुरु के समीप। अब ये देखिए, अब इसने अब इसको कैसे पहचानेंगे हम, ये देखिए उप से। किससे पहचान जाएंगे, उप से। क्यों, क्योंकि उप भी एक अव्यय है और कहाँ पर पाया जाता है, केवल अव्ययी भाव समास में पाया जाता है। जैसे हरि अधि अपने पास में सप्तमी विभक्ति में होता है, उसी प्रकार से उप का अर्थ क्या होता है, समीप। उप का अर्थ क्या होता है, समीप। ऐसे अपन को ध्यान रखना है। अब देखो समृद्धि के अर्थ में सु अव्यय का प्रयोग होता है, समृद्धि के अर्थ में सु अव्यय का प्रयोग होता है। ऐसे ही पंचालानाम समृद्धि, पंचालानाम समृद्धि, तो सुपांचालम, सुपांचालम। ऐसे पांचाल देश का ऐश्वर्य, पांचाल देश का ऐश्वर्य। ऐसे ही मंद्राणाम समृद्धि, सुमंद्रणम, और मद्र देशवासियों का ऐश्वर्य। ऐसे व्याधि, रिद्धि के चले जाने के अर्थात अर्थ में दूर अव्यय का प्रयोग होता है। अब इसमें एक दुर अव्यय है। अब दुर का अर्थ क्या बताया यहाँ पे, दुर का अर्थ, अब जैसे मान लो अपने पास में यहाँ पर ये आया, देखो दुर का अर्थ क्या होता है, व्याधि। दुर का अर्थ क्या होता है, व्याधि। अब ये जैसे मान लो अपने पास में आ गया दुर्वैनम, यवनों का ऐश्वर्य लोप। दुर्वैनम, यवनों का ऐश्वर्य लोप। अब जब दुर है तो दुर का अर्थ अपन क्या कर देंगे, व्याधि।
और इसको कौन सी विभक्ति में चला जाएगा, ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, तो क्या बन गई, यवना नाम व्यर्थी। क्या बन जाएगा, यवना नाम व्यर्थी। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं अभाव। अभाव के अर्थ में, अभाव का अर्थ होता है निर। अभाव का अर्थ क्या होता है, निर। अब निर अव्यय का प्रयोग जो होता है वह उदाहरण है, जैसे निर का अर्थ क्या होता है, अभाव। अब अपने पास में मान लो ये शब्द आ गया, निर्जनानाम, सुनसान, मतलब जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो हम निर को देखते ही पहचान जाएंगे ये तो अव्यय है। और ये कहाँ काम में आता है, अव्यय कहाँ काम में आता है, अव्ययी भाव समाज में। अब देखो नाम से ही प्रतीत हो रहा है ना, अव्ययी, अव्यय, ठीक है। अब ये निर तो अव्यय हो गया और अब सब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा अभाव के योग में, ठीक है। अब क्या हो गया, जनानाम अभाव है। ऐसे ही निर्विघ्नम, बाधा रहित, बाधा रहित अर्थात विघ्नानाम अभाव है। ऐसे ही निर्मनुष्यम, मनुष्यों से रहित, तो क्या बन जाएगा, मनुष्याणाम अभाव है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। अत्यय, नाश अर्थ में अति के साथ में समास होता है, वो है यौनस्य अत्यय। अब देखो ये अति है, तो अति का अर्थ क्या, अति का अर्थ क्या होता है, नाश या अत्यय। अति का अर्थ क्या होता है, नाश या अत्यय। तो अब ये देखिए अति यौनम, ये शब्द आ गया अपने पास, मान लो अति यौनम आ गया, जवानी का बीतना। अति यौनम मतलब जवानी का बीतना। तो अब अति, अति का अर्थ क्या होता है, अत्यय। अति का अर्थ क्या होता है, अत्यय। तो यौनस्य अत्यय, क्या हो गया इसका अर्थ, यौनस्य अत्यय। ऐसे ही अति हिमम, हिम की समाप्ति अर्थात हिमस्य अत्यय। ऐसे ही असंप्रति, अनौचित्य के अर्थ में भी अति के साथ में समास होता है, जैसे निद्रा संप्रति न युज्यते, अति निद्रा का अनौचित्य अर्थात अति निद्रा, निद्रा संप्रति न युज्यते। अब देखो अति का अर्थ क्या बताया था मैंने आपको, संप्रति। अति का अर्थ क्या बताया था, संप्रति। तो अति आ गया, अति से हम क्या पहचान जाएंगे, कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। निद्रा का औचित्य अर्थात निद्रा का कोई औचित्य नहीं है। ठीक इसी तरह से अति का अर्थ हमने लगाया यहाँ पर संप्रति, तो क्या लिखा हमने, निद्रा संप्रति न युज्यते, अधिक सोना उचित नहीं है। अति पठनम, पठन का अनौचित्य अर्थात पठनम संप्रति न युज्यते, पठनम संप्रति न युज्यते। ऐसे ही शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में इति के साथ समास होता है, उदाहरणतया हरि शब्दस्य प्रकाश है अर्थात इति हरि। ऐसे ही भारत शब्दस्य प्रकाश है इति भारतम। और पाश्चात अर्थ में अनु के साथ समास होता है, विष्णु पाश्चात। अब पश्चात का मतलब क्या होता है, अनु। पश्चात का मतलब क्या होता है, अनु अर्थात पीछे गमन करना। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, अनु विष्णु। अब अपने पास मान लो शब्द आ जाता है अनु विष्णु, तो अनु क्या है, एक अनु क्या है, एक अनु क्या है, एक अव्यय। अनु क्या है, एक अव्यय है। अनु क्या है, एक अव्यय है। अनु क्या है, एक अव्यय है। और अनु का अर्थ क्या होता है, पश्चात। ऐसे ही विष्णु पश्चात अर्थात अनु विष्णु, विष्णु के पीछे। ऐसे ही अनु गंगाम, गंगा के पीछे, गंगया पश्चात। अब आगे है यथा। यथा का अर्थ क्या होता है, योग्यता, विप्सा, पदार्थ निवृत्ति तथा सदृश्य अर्थ का समावेश किया जाता है। इसके आगे हम क्या लगा लेते हैं, यथा का अर्थ होता है स, हम बता सकते हैं, ठीक है। देखिए हरि सादृश्यम, ये देखिए ये आ गया सादृश्यम, हरि के समान। तो क्या लिख दिया हमने, सहरी। ऐसे रूपस्य योग्यम, ये देखिए योग्यता के अर्थ में भी आ गया, अनुरूपम। अब ये अनु क्या है बताओ, जो हमने अभी अनु पढ़ा था ना, इसके पहले देखो पश्चात वाला अनु, तो ये इसी का उदाहरण है, ठीक है। अनुरूपम मतलब रूप के योग्य अर्थात यथा, है ना, योग्यता के अर्थ में भी होता है अनु, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यथाशक्ति, शक्ति मनति क्रम्य, शक्ति के अनुसार। अब देखो ये यथा जो है इसमें भी इसका अर्थ क्या है, अनति क्रम्य, है ना। इस तरह से अलग से याद रखना इनको, है ना। ये सारे इनको याद रखेंगे तभी अपन ढंग से कर पाएंगे। ऐसे प्रत्येक, तो अब जैसे मान लो अपने पास में प्रति शब्द आ जाता है ना, तो हम क्या कर देते हैं कि जो उसके साथ जुड़ा हुआ शब्द है उसको हम 2 बार लिखते हैं, तो एकम एकम प्रति। ऐसे प्रतिदिनम में दिने दिने प्रति हो जाएगा। ऐसे प्रत्यार्थम में अर्थम अर्थम प्रति हो जाएगा। अनुगुणम गुणस्य योग्यम, है ना, गुण के योग्य। तो इनके हम अर्थ याद यदि कर लेते हैं तो हमारी गलती होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं रहती। ऐसे यथा विधि, तो विधेय मानाति क्रम्य, विधि के अनुसार। अनुपूर्वम
क्रम अर्थ में अनु अव्यय का समास होता है, जैसे ज्येष्ठ आनुपूर्वेण अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ के क्रम में, ज्येष्ठ के क्रम में। कानिष्ठस्य आनुपूर्णय अर्थात अनुकनिष्ठम, कनिष्ठ के क्रम में। योग पद है युगपद या एक साथ होना। अर्थ में सह अव्यय का समास होता है, अर्थात चक्रेण युगपत है, अर्थात स चक्रम, चक्र के साथ। ऐसे ही सादृश्यम में सह का समास होता है। हरे सादृश्यम अर्थात सह प्लस हरि, तो क्या बन जाएगा स हरि। ऐसे ही साख्य सादृश्यम सह सखी। अब देखो सह का अर्थ क्या होता है, सादृश्यम मतलब समानता से लिया गया है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हरि सादृश्यम, हरि के समान, या सह हरि एक ही बात है, ठीक है। तो अब विग्रह करना तब अपने लिए इजी हो जाता है जब हमको इनके अर्थ आते हैं। यदि हम इनके अर्थ कर देते हैं तो हम इनका विग्रह भी आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही आगे देखिए संप्रति। संप्रति के अर्थ में सह अव्यय होता है, ठीक है, संप्रति है। अब संप्रति के अर्थ में क्या है, सह है। सह का अर्थ क्या होता है, संप्रति, वही सेम। अब संप्रति हमारे पास में एक जगह पर और आया था, असंप्रति आया था वहाँ पे। अति, अति का अर्थ क्या था, असंप्रति, और यहाँ क्या है, संप्रति, ठीक है। अब देखो स शत्रम है ना, शत्रा संपदा, स शत्रम, अब क्या है, शत्राणाम संपत्ति, ठीक है। ऐसी स ब्रह्म, ब्रह्म संपदा, तो क्या हो जाएगा, ब्राह्मण है संपत्ति। ऐसी स कल्य, संपूर्णता अर्थ में सह अव्यय का समास होता है। इसी तरह से स तृणम, तिनको समेत, तृणम अपि परित्यज्य, तृणम अपि परित्यज्य। ऐसी स भूसम, ऐसी भूस समेत है, अर्थात भूसम अपि अपरित्यज्य, अंत पर्यंत के अर्थ में भी सह अव्यय के साथ में समास होता है। ऐसे ही अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, सा अग्नि, अग्नि के अध्याय, ठीक है, अंत। अब सह का अर्थ अंत भी हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर सैकल्य से भी ले लिया इनको, ठीक है ना। ऐसे ही अगला है मर्यादा। मर्यादा का अर्थ होता है सीमा तथा अभिविधि, पूरी सीमा के अर्थ में आ अव्यय का यहाँ पर समास हुआ है। जैसे आ मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो क्या बन गया, आ मुक्ते। ऐसी ए पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम तक, आ पाटलिपुत्रम। ऐसी आ जीवनम, जब तक जीवन है, जीवन यावत है या जीवन पर्यंत है। ऐसी आ समुद्रम, जहाँ तक समुद्र है ना, समुद्रम यावत है। प्रति पर सम तथा अनु के साथ में अक्षी का समास होता है, अर्थात अब देखो प्रति पर अनु के साथ में अक्षी का समास होता है, जैसे अक्ष धातु आएगी इसमें, ठीक है। अब देख क्या बना यहाँ पर, प्रत्यक्षम अभिमुखम, तो क्या बन जाएगा, अक्षणम अक्षः प्रति। ऐसी परोक्षम, अक्षण है परम। ऐसी समक्षम, अक्षण है योग्यम। अन्वक्षणम, ऐसे ही अक्षण है पश्चात। ऐसे योग्यता के अर्थ में अनु के साथ में, अनु का अर्थ योग्यता आ गया। देखो अभी मैंने उधर पीछे बताया था आपको, विप्सा के साथ जो आया था, है ना, तो क्या बन जाएगा, अनुरूपम का क्या हो जाएगा, रूपस्य योग्यम। ऐसी अनुगुणम का क्या हो जाएगा, गुणस्य योग्यम। और ठीक इसी तरह से हमारे पास में विप्सा आ गया। विप्सा अर्थ में प्रति अव्यय का संज्ञा शब्द से समास होता है, जैसे प्रत्यर्थम हर अर्थ, प्रत्यर्थम मतलब हर अर्थ, अर्थात अर्थम अर्थम प्रति। तो प्रति को मैंने बताया था कि इस विप्सा का अर्थ क्या होता है, दोहराना। अब इसके प्रति के साथ में जो भी चीज़ आपके पास में आती है हम उसको एक बार दोहरान करते हैं। ऐसे ही प्रत्येकम, हर एक, है ना, एकम एकम प्रति। ऐसे ही प्रतिग्राहम अर्थात ग्राहम ग्रम प्रति। ऐसे ही अनतिक्रम्य, अतिक्रमणम या उल्लंघन न करने के अर्थ में, अर्थात यथा अव्यय के साथ समास का, शब्दों का समास होता है। जैसे यथेच्छम, अब यथा तो अपने पास आ गई, इच्छा अपने साथ है, तो हम क्या करेंगे, यथा का अर्थ अनतिक्रम्य करते हुए हम क्या करेंगे, इच्छाम अनतिक्रम्य। ऐसे यथा शक्ति हो जाएगा तो शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। और इस तरह से यथा शस्त्रम, शस्त्र के अनुसार। अब इसका एक सूत्र आता है, थोड़ा सा इस सूत्र को भी ध्यान रख लेंगे तो अपने याद रह जाएगा ये। हस्वो नपुंसके प्रतिपादी कश्चय, अर्थात अव्ययी भाव समास में दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ हो जाता है। देखो ये याद रखने वाली बात है, अव्ययी भाव समास में दूसरे वर्ण का अंतिम वर्ण दीर्घ हो जाता है। तो लघु अंत में ए हो तो
ई तथा ओ हो तो उसके स्थान पर ओ आदेश होता है। जैसे उप प्लस नदी, तो ई है तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, उप नदी, तो ये छोटी हो गई, ठीक है, छोटी ई हो जाती है। देखो ये क्या कह रहा है, देखो ए हो तो ई आदेश हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास ओ हो तो ऊ आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। जो हस्व है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ है वो क्या हो जाएगा, हस्व आदेश हो जाएगा। जैसे वधु तो क्या बन जाएगा, हस्व हो गया वधु, वध्वा समीपे, ठीक है। उपगो उपगु अर्थात गो समीपे, ऐसे ही उपनो उपनु नाव समीपे, ऐसे ही अनश्चय, एक सूत्र है अपना अनश्चय। अब इसको देखिए, अव्ययी भाव समास में अन से अंत होने वाली धातुओं में जब समास के अंत में टच प्रत्यय जुड़ता है तो वहाँ पर अन का लोप हो जाता है और टच के ए का संबंध का उससे संबंध हो जाता है। जैसे कि उप प्लस चर्मन प्लस टच, तो क्या बन जाएगा, ये उपचर्म है या उपचर्मम। देखो टच का क्या हो जाता है, अन हो जाता है, तो ये क्या बन गया, उपचर्म है या उपचर्मन। ऐसे ही उपराजन तो उपराज या उपराजन, ऐसे अधि प्लस आत्मने प्लस टच अध्यात्म प्लस अध्यात्मम। और ऐसे ही नदी विश्चय अर्थात नदी भी है, संख्या समश्यते अर्थात नदीवाचक शब्दों में संख्यावाचक शब्दों का समास विकल्प से किया जाता है। यहाँ नदीवाचक शब्दों में समाहार शब्द के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो द्वियमुनाम यमुनायो द्वयो समाहार अर्थात दो यमुनाओं का एक समूह। ऐसे ही पंचगंगाम पंचानाम गंगानाम समाहार है, 5 गंगाओं का एक समूह। ऐसे ही सप्त गोदावर्यम सप्तानाम गोदावरणाम समाहार है अर्थात 7 गोदावरियों का एक समूह। तो इस तरह से कुछ अन्य जो अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण हैं वो देखिए। इसी तरह से उपसमीधम अर्थात समीधे समीपम, उपराजम राज्ञ समीपम। ऐसे ही सुख प्रति सुखस्य लेशय, उपचर्मम चर्मणः समीपम, उपशरदम शरदम समीपम, उपजरसम जरया समीपम। तो ये आपको अब तक तो रट गया होगा कि उप का अर्थ क्या होता है, समीप होता है ना, इसको रट लेना अच्छे से। ऐसे ही उपनद्दम नदी समीपम, प्रति विपाशम विपाशः प्रति, साग्निम अग्निग्रंथ पर्यंतम शाकय प्रति, साकस्य लेशय, मध्य गंगाम गंगया मध्य, उपगिरम गिरे समीपम। तो इस तरह से आज हमारा केवल समास और अव्ययी भाव समास हमारा समाप्त होता है। केवल समास में तो केवल क्या है कि भाई 2-4 उदाहरण है, इनको हमको याद रख लेते हैं क्योंकि इन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन पड़ जाता है अगर केवल समास पूछता है तो। वैसे पूछता नहीं केवल समास को, ठीक है ना। अब इसको निश्चित रूप से कोई नाम नहीं दिया हुआ हमारी संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत। तो अब हमने आज अव्ययी भाव समास पढ़ा और अव्ययी भाव समास में हमने कुछ विशेषकर जो अव्यय पढ़े हैं जिसमें से बताया कि भाई कौन सी विभक्ति होगी। जैसे अधि पढ़ा हमने, उप पढ़ा हमने, सु पढ़ा हमने, है ना। और इसी तरह से दुर पढ़ा, अति पढ़ा, निर पढ़ा, है ना। ऐसे ही अति असंप्रति के साथ हमने अति को पढ़ा, ठीक है। फिर इति पढ़ा हमने, ठीक है। अनु भी पढ़ा है, यथा भी पढ़ा हमने, है ना। अनु पढ़ा, सह पढ़ा, है ना। सादृश्यम, सह को सादृश्यम के साथ भी पढ़ा, संप्रति के साथ भी पढ़ा है ना। सह को अंत के साथ भी पढ़ा है। इस तरह से हमने अनेक प्रकार के अव्ययों का अध्ययन करते हुए अनेक प्रकार के उदाहरणों को भी हमने देखा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, क्योंकि केवल समास का नाम ही ऐसा है जिससे हमको क्या आ जाएगा अच्छे से इसमें कि भाई इसका क्या करना है हमको हम बता सकते हैं। क्योंकि नाम क्या है, अव्यय, नाम क्या है, अव्यय। तो जहाँ पे अव्यय है वही अव्ययी भाव समास, वही क्या है, अव्ययी भाव समास। चूंकि हमको क्या याद रहना चाहिए, इसके अर्थ याद रहने चाहिए। यदि हमको इसके अर्थ याद हैं तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं और इसके आंसर हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके उत्तर निकालेंगे। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अव्ययी भाव समास हमारा कंप्लीट हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो आप मुझे लिखें, कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछें। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ में बांटें। और यदि
आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कृपया घर से बाहर न निकलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर हम घर पर रहेंगे तो ही हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, तभी यह बात कारगर हो पाएगी। जय हिंद, जय भारत।